हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 8 है स्टेट ऑफ मैटर का। आई थिंक आप लोगों ने पुराना सब कुछ पढ़ लिया होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे अच्छे अच्छे। आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है जिसका नेम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स नहीं बोलेंगे इसको, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिफ्यूजन पे लॉ दिया था। अब सबसे पहली बात ये आती है डिफ्यूजन क्या होता है। अब मैं बोलूँगा ये एक वर्ड आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न, इफ्यूजन। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं रिकॉल कराता हूँ। सपोज़ आपने रूम के एक कॉर्नर में मैच स्टिक या अगरबत्ती जलाई, ठीक है, या आपने ऑल आउट जलाया रूम के कॉर्नर में, ठीक है। क्या उस मैच स्टिक या उस अगरबत्ती का जो फ्रेगनेंस है, जो उसका स्मोक है, वो पूरे रूम को कवर करेगा? ऑब्वियसली यस, रूम में स्प्रेड होगा, ठीक है। ऑल आउट लगाते हुए कॉर्नर में तो उसका असर पूरे कमरे में होता है, यानी कि जो उसकी वेपर्स होगी वो पूरे रूम में फैलेगी। इसी तरह से अगर आपने डीओ स्प्रे किया अपनी बॉडी पे, तो डीओ स्प्रे यहाँ करोगे, कोई आपसे 10 फीट या 20 फीट दूर खड़ा है तो उसको भी थोड़ा फ्रेगनेंस फील होगा। इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न, यानी कि जो गैसेस होती है वो डिफ्यूज़ होती है एयर के अंदर। एयर भी एक गैस है, आप जो यूज़ कर रहे हो सब्सटेंस में से गैस निकली, अब ये दोनों गैस क्या डिफ्यूज हुई, आपस में मिक्स हुई, तो डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ऐसी दो गैस जो रिएक्ट ना करे उनकी इंटरमिक्सिंग। अब डिफ्यूजन एक्चुअली क्या हुआ, अपने आप हुआ। ऑल आउट की वेपर्स अपने आप रूम में डिफ्यूज हुई, डीओ का फ्रेगनेंस अपने आप हुआ, आपने नहीं कराया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस है ना, ऑन इट्स ओन, अपने आप डिफ्यूज होना, अपने आप स्प्रेड होना, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब क्लास 9th में आपने ये पढ़ा डिफ्यूजन होता क्या है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखता हूँ, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, तो जो डिफ्यूजन की रेट होगी, रेट माने जैसे होता है ना स्पीड, रेट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिफ्यूजन की जो रेट है, स्प्रेड होने की जो टेंडेंसी है कि कौन कितनी जल्दी स्प्रेड होगा, जिसकी रेट होगी वो डिपेंड करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। सपोज आपके पास दो गैस है, गैस 1, गैस 2, इसके डिफ्यूज होने की रेट है R1, इसकी डिफ्यूज होने की रेट है R2। अब सपोज इस गैस का जो आपका डेंसिटी है वो डेंसिटी है D1, इस गैस की डेंसिटी है D2, इस गैस का मोलर मास है MW1 और इसका मोलर मास है MW2, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जो रेट होगी, जो आपकी रेट होगी ना, वो रेट होगी R1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ D1, या तो मैं इसको ऐसे बोलूँ या फिर मैं इसको मैं बोल सकता हूँ इसके लिए, जैसे कोई डिफरेंट गैस है तो R2 1 अपॉन D2। अब ये D2 क्यों लिखा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और मैं इस R1 को 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ MW1 में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के भी। अब डेंसिटी देखो समझ में आएगा, जो जितना भारी होगा ना डेंसिटी उसकी कितनी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़ होना मुश्किल होगा, है ना। अब दो पर्सन है, एक पतला है एक मोटा है, तो पतला वाला ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगा यहाँ से, जल्दी जल्दी स्केप कर जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह से जो गैस लाइट होती है ना, डेंसिटी कम होती है, तो जल्दी आपका स्केप हो जाती है। सपोज आपने बलून में हाइड्रोजन फिल करी और नाइट्रोजन फिल करी सेम अमाउंट की, ठीक है, तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगी, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगी क्योंकि वो लाइट गैस है, हल्की गैस है, नाइट्रोजन भारी है तो धीरे धीरे डिफ्यूज करेगी, है ना। तो R1 प्रोपोर्शनल टू 1/D1 रूट D1 और 1/MW1। इसी तरह से मैं R2 के लिए भी 1 अपॉन MW2 बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों गैस को कंपेयर करूँ, अगर मुझे यहाँ पे रेट का रेशियो निकालना हो तो मैं बोल सकता हूँ R1 अपॉन R2 इक्वल टू D2/D1 का अंडर रूट, ठीक है, सही है। R1/2 इक्वल टू D1/D2, या फिर मैं बोल सकता हूँ और MW1/MW2, सॉरी MW2/MW1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो R1 के इन्वर्सली आएगा D1, R2 के यहाँ D2, तो R1 में MW1, R2 में MW2, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो ये जो मैंने कंडीशन ली है ना, ये कंडीशन ली मैंने जब टेम्परेचर और प्रेशर मेरा क्या है सेम है। इस गैस के लिए जो मैंने P लिया वो T लिया, इसी गैस के लिए वही P और वही T लिया, टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा है, तो अपन ये कंडीशन ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट का कंक्लूजन आ गया ये वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब इस अपन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को मोल्स के लिए भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो आप लोग भी नोट डाउन करिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप इन पर यूनिट टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू मोल पर टाइम। मोल मतलब कितने मोल स्केप हुए, कितने मोल रिलीज हुए पर यूनिट टाइम में, यानी पर सेकंड या पर मिनट जो भी अपन यूनिट लेंगे वो हो जाएगा। तो सपोज दो गैस है, गैस 1 गैस 2, ठीक है, इसके मेरे पास N1 मोल्स है, इसके N2 मोल्स है, ये टाइम T1 में डिफ्यूज़ होती है, ये टाइम T2 में डिफ्यूज़ होती है। तो R1 मेरा हो जाएगा मोल्स अपॉन टाइम, तो रेट 2 हो जाएगी मेरी मोल्स अपॉन टाइम, ठीक है। T1 T2 मेरी कंडीशन हो गई, समझ में आया? सिंपल सी बात है, इसमें अगर मोल्स और टाइम का रेशियो दे रखा है तो रेट में यहाँ से निकाल सकता हूँ। काफ़ी सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे R1 R2 क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 हो जाएगा आपका N1 अपॉन N2 डॉट T1 अपॉन T2। ये मेरा दो डिफरेंट गैस का रेट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको याद हो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी में P और T मैंने कांस्टेंट रख रखा है, तो V प्रोपोर्शनल टू N होगा, मोल्स होगा। तो इस ऊपर वाले रिलेशन को मैं R1 अपॉन R2 को V1 बाय V2 डॉट T1 और T2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी बात है। अगर सपोज मैं यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलूँ, सपोज ऐसी कंडीशन ली कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको याद होगा मोल प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू वी। इस वाले लॉ से पी प्रोपोर्शनल टू मोल भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये रेशियो प्रेशर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो हेडिंग अलग से मैं लिखाता हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। अभी आप इतना नोट डाउन करिए कि अगर मोल और वॉल्यूम पे पूछते हैं तो आप रेट का फॉर्मूला ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखो प्रेशर का समझ सीन कितना सिंपल होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दो बाइक के टायर है, सेम डायमेंशन सेम साइज, एक में प्रेशर आपने 30 PSI फिल कराया PSI और एक में 35 कराया। जनरली आपको बाइक में हवा भरवाते हो तो 30 35 40 पूछता हो कितनी भरूँ, 30 35 40, तो आपने 30 और एक में 40 फिल कराया। अब सपोज बाइक पंचर होती है, हवा उसमें से निकालते हैं अपन, तो ज़्यादा स्पीड से किस बाइक में से हवा निकलेगी, जिसमें प्रेशर 30 से फिल है, जिसमें प्रेशर 40 से फिल है। जिसमें प्रेशर 40 होगा उसमें से ज़्यादा रेट, ज़्यादा स्पीड से हवा रिलीज होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर आपके पास दो गैस है, गैस 1 गैस 2, यहाँ प्रेशर P1 फिल है, यहाँ प्रेशर P2 फिल है, डायमेंशन वगैरह सेम है आपकी, है ना। तो यहाँ पे सपोज इसकी डेंसिटी D1, इसकी डेंसिटी D2, इसकी रेट R1, इसकी रेट R2, तो ये मैं बोल सकता हूँ R1 प्रोपोर्शनल टू P1 अपॉन रूट D1। ये D1 का रिलेशन मैंने पहले से पढ़ रखा है तो मैंने वहाँ से यूज़ करा है। R2 इक्वल टू P2 अपॉन रूट D2, क्योंकि रेट डेंसिटी के इस इन्वर्सली होती है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 और ये हो जाएगा D2 बाय D1। तो ये आपका रिलेशन हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूज़न। काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये जो जितने भी मैंने रिलेशन पढ़े ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी काम आते हैं, पर उसके पहले मैं आपको कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की एप्लीकेशन क्या है। अब बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, पहली एप्लीकेशन क्या होगी, टू फाइंड। अब ये क्या फाइंड करने में काम आता है। पहला, अगर आपको रेट पता है तो आप मोलेकुलर वेट फाइंड कर सकते हो। दूसरा, देखो जो भी फॉर्मूले पर हमने पढ़ा है, यूज़ करा है, वो सब चीज़ें फाइंड कर सकते हो, है ना। डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। आपका थर्ड पॉइंट और बताओ, आप सोचो, मोलेकुलर वेट अपन ने यूज़ किया, डेंसिटी यूज़ करी, और आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर मोलेकुलर वेट आ गया तो वेपर डेंसिटी भी इजीली निकल जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका गया। फोर्थ पॉइंट बताओ क्या होगा, टाइम टेकन, टाइम कितना वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो टाइम टेकन भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो गैस के डिफ्यूज़ होने का। और आप बताओ और क्या यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो और प्रेशर भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो अगर आपको रेट गिवन है तो, ठीक है। रेशियो यूज़ करके अपन वॉल्यूम प्रेशर वगैरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका मैं सेकंड एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ कि सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा, आप ये नोट डाउन करिए।
अब देखो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है कि जितना लाइटर आपकी गैस होगी, है ना, जितनी लाइट आपकी गैस होगी, अब इसमें आपका ये आएगा कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैस। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन और है इसकी, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस। अभी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था ये हैवियर गैसेस, मैंने N2 और H2 एग्जाम्पल लिया था आपसे। चो अब ये कंसेप्ट है आपका दो डिफरेंट गैस को सेपरेट करने में काम आता है। सपोज मेरा यहाँ पे N2 और H2 का मिक्सचर है, अगर मैं होल्ड करता हूँ तो पहले कौन निकलेगा, N2H2, H2 निकलेगा क्योंकि वो लाइट है। हाँ, वो बात अलग है, N2 भी रिलीज होगी पर ज़्यादा H2 रिलीज होगी ना, तो जो दो डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने में काम आता है। तो इसमें आ जाएगा यूज टू सेपरेट mixture of gases, used to separate gases from gaseous mixture। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब आप ये थ्योरी एनसीईआरटी से भी रीड करिए, काफ़ी अच्छे गिवन है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो भी वहाँ पे एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करिए, सॉल्व एग्जाम्पल। आपको वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा मार्श गैस इंडिकेटर। मार्श गैस क्या होती है, MARSH, मार्श गैस सुना होगा ना, मिथेन, मिथेन को बोलते हैं मार्श गैस। कोल्स माइंस में जनरली ये गैस रिलीज होती है, तो वहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया जाता है। देखो मिथेन एयर से काफ़ी लाइट होती है, तो मिथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी अच्छा होता है ना, तो वहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उस इंडिकेटर में रीडिंग नोट करते हैं। तो रीडिंग अगर ज़्यादा आती है तो कोल्स माइंस में मीथेन ज़्यादा रिलीज हो रही, तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे वर्किंग को थोड़ा डिले कर दिया जाता है। तो वो इंडिकेटर इसी कंसेप्ट पे बेस है, किस पे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, क्योंकि एयर और मीथेन का मास में काफ़ी वेरिएशन है। ठीक है, तो ये आपके थे एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसके मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस। किसी गैस का कोई वॉल्यूम है वी वॉल्यूम मान लेते हैं, उसको जो डिफ्यूज होने टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2.28 मिनट। डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन टेक 3.6 मिनट। फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ अननोन गैस। अब ये क्वेश्चन आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखो करने का तरीका क्या होता है, एक तो है आपकी अननोन गैस, ठीक है, अरे यार देखो अननोन गैस को मैं मान लेता हूँ एक्स, और ये आपकी है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जब डिफ्यूज हो रही है तो इसको टाइम ले रही है T1, वो टाइम है आपका 2.28 मिनट। ठीक है, और ये जब डिफ्यूज हो रही है ऑक्सीजन, इसने टाइम लिया आपका 3.6 मिनट, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं पता, इसका पता होता है 32, है ना, क्लियर। वॉल्यूम दोनों का सेम है, V और V, है ना। अब आपको याद हो वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो अपन ने पढ़ाया था रेट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ लिया। अगर मैं यहाँ पे R1 R2 लेके चलूँ तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 T1 डॉट T2। ठीक है, ये मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब ये रिलेशन में ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रेट फाइंड करनी है, क्योंकि रेट का रिलेशन मुझे वॉल्यूम के फॉर्म में पता है, रेट का रिलेशन मुझे मोलर मास में पता है। एक रिलेशन और था रेट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 हो जाएगा MW2 अपॉन MW1। ये रिलेशन मुझे याद है, तो इन दोनों रिलेशन को मैं यूज़ करके ही आपका इस वाली गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा। इसको मैं लिख लेता हूँ MW1। क्लियर है, एक बार आप खुद ट्राई करिए फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलो अब देखो इस वाले रिलेशन को यूज़ करो, यहाँ पे R1 अपॉन R2 मुझे मिलेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम है तो V कट जाएगा, तो T2 बाई T1, तो T2 मेरा, इसके लिए मैंने इसको, ये मेरा हो जाएगा T2, ठीक है, और ये T1, तो ये हो जाएगा मेरा 3.6 मिनट डिवाइड बाय 2.28। तो मुझे यहाँ पे R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई, और इस रिलेशन से मुझे R1 अपॉन R2 मिलेगा MW2, ये मेरी सेकेंड गैस है, 32 डिवाइड बाय MW1 इसका अंडर रूट। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये R1 अपॉन R2 की वैल्यू ये आ रही है, R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ रही है, दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये हो जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 2.28 इक्वल टू 32 MW1। आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है, आपका खाली अननोन है
MW1 इज द अननोन। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, डेसिमल हटा लीजिए, ये कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, ये भी आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको MW1 जो मिलेगा, MW1 आपको मिलेगा 20 के अराउंड, 20.5। तो 20.5 आपको यहाँ पे MW1 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा, इसी तरह से मैं क्वेश्चन को डेंसिटी के फॉर्म में पूछ सकता हूँ, प्रेशर के फॉर्म में पूछ सकता हूँ। बस कंसेप्ट आपको जो रेट के रिलेशन से ना वो यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। तो आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। यहाँ पे ये 20 डेसीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम है, ये SO2 का वॉल्यूम दे रखा है, वो किसी पोरस पार्टीशन है जिसमें गैस फिल है, वहाँ पे कोई होल है, वहाँ से रिलीज होती है 60 सेकंड में। अब इसने बोला है कितना वॉल्यूम O2 का डिफ्यूज होगा अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकंड। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे कोई गैस फिल है SO2, यहाँ से गैस रिलीज होती है 30 सेकंड में, नहीं सॉरी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में गैस रिलीज होती है। कितनी गैस रिलीज होती है आपकी? 20 डेसीमीटर क्यूब। सपोज अगर मैं सेम कंडीशन में यहाँ पे O2 फिल करता हूँ, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो बताना है कि 30 सेकंड में कितनी O2 रिलीज होगी, वॉल्यूम कितना रिलीज होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखो, सिंपल सा कंसेप्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि देखा जाए तो आपको यहाँ पे रेट ही यूज़ करनी है। रेट किस तरह से यूज़ करनी है आपको सोचना है, एक बार आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे पहले आपने रेट ऑफ SO2 यूज़ करा, रेट ऑफ SO2। ठीक है, अब वो क्या होता है? वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम कितना दिया इसका? 20, टाइम कितना दे रखा है? 60। तो ये तो रेट ऑफ SO2 होगी, यूनिट लिखना है तो डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ O2 लिखनी हो कि O2 का रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ O2 आपका हो जाएगा, वॉल्यूम मुझे नहीं पता, टाइम पूछा है 30। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, टाइम दे रखा है 30, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है ना। अब आपको याद हो, अगर मैं यहाँ पे रेट का रेशियो अगर मुझे पता हो तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ना, R1 इक्वल टू 1/3, सॉल्व करने में 1/3, और R2 इक्वल टू V/30। अगर मुझे R1 R2 की वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहाँ पे V फाइंड कर सकता हूँ। अब वो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको याद होगा R1/R2 इक्वल टू MW2 डिवाइड बाय MW1, यानी कि रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अब यहाँ पे R1 में ले लेता हूँ R1 लेता हूँ मैं SO2 के लिए, R2 लेता हूँ O2 के लिए, तो MW1 होगा SO2 के लिए और MW2 होगा O2 के लिए। तो इसका वेट आता है आपका 64, इसका वेट आता है आपका 32। ठीक है, तो यहाँ से आपको R1/R2 की वैल्यू मिलेगी 64 डिवाइड बाय सॉरी गलत लिख दिया मैंने, MW2 तो ऑक्सीजन का है ना, तो 32 डिवाइड बाय 64 इजीली कैंसिल हो जाएगा, वो होगा 1/2। तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको 1/2, यानी कि 1/√2। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी मिली? 1/√2। यहाँ भी आप R1/R2 करते हो तो 1/3 V, और ये 30 ऊपर, तो यहाँ पे आपका R1/R2 हो जाएगा 10/V। कितना हो जाएगा? 10/V आपका R1/R2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का आप इक्वेट कर दो, यहाँ से R1 R2 की वैल्यू मिलती है 1/√2, यहाँ से मिलती है 10/V। तो V की वैल्यू √2 होता है 1.414, तो V हो जाएगा 1.414 होता है, तो V आपका हो जाएगा 14.1। 10 इंटू √2 14.1, यूनिट आपका आएगा डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम अपन ने डेसीमीटर क्यूब में लिया है। तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है और आपको रिलेशंस याद रखने हैं। याद में नहीं आप इजीली समझ सकते हो ना यार, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, मास के इन्वर्सली होगा, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई थ्योरी और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।